Hey engineers, you are welcome to the new problem discussions in a programming foundation series by Codewala. चलिए शुरू करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपना ये कहता है कि हमें एक एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का और एक टारगेट एलिमेंट दिया हुआ है। हमें दो नंबर उस एरे में फाइंड आउट करने हैं जो कि जिनका सम उस टारगेट एलिमेंट के बराबर हो, राइट। कंडीशन ये है कि यू आर नॉट अलाउड टू यूज अ नंबर मोर देन वंस। हो सकता है एरे के अंदर नंबर रिपीट हो रहे हो, उस केस के अंदर आप उन एलिमेंट्स को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं, बट सिंगल अकरेंस को सिर्फ सिंगल टाइम यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अपने पास में ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट्स का एरे है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। इसके अंदर हमें एक ऐसा एलिमेंट टू एलिमेंट्स फाइंड आउट करते हैं जिसका सम 9 के इक्वल है। तो हम जानते हैं यहाँ पर सिर्फ एक ही कपल ऐसा है जिसका सम 9 के इक्वल होता है, वो है 7 एंड 2, राइट। सो हमें 1 एंड 3 कोरोस्पॉन्डिंग इंडेक्स रिटर्न करनी है। एक अनदर एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। इसके अंदर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जीरोथ इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स पर, और 1 और 2 के ऊपर अपने पास 3 और -3 है, एलिमेंट रिपीट हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम 2 को 2 टाइम्स यूज कर सकते हैं क्योंकि एलिमेंट इटसेल्फ इज रिपीटिंग, राइट। अगर यहाँ पर 2 सिर्फ 1 टाइम होता और 4 सम निकालना होता अपने को, तो हम 2 को 2 टाइम्स यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर 2 एंड 2 मीन्स 0 एंड थर्ड इंडेक्स रिटर्न होके हाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होना है सिंपली। सो दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एरे का ऑर्डर अनसॉर्टेड है। अगर क्वेश्चन के अंदर एरे का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट हम अनसॉर्टेड मानकर चलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू थिंक। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनने के बाद में उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो पोज करिए वीडियो को और अपनी अप्रोच को एक पेपर के ऊपर लिखिए, जैसे आप आगे के सॉल्यूशन से उसको मैच कर सकते हैं। This is good if you really want to develop your programming foundation in a organized way. So let's see how does this go. First of all, we are giving an let's say this is a simple equation. A and B is equals to target. So in that same case, we will very well know that B will be equal to target minus A, right? तो यहाँ पर अपन बी को एक रिमेनिंग प्रोग्राम के अंदर रिमेनिंग वर्ड यूज करेंगे, जिसमें अगर अपन अपने पास में एक एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट हम टारगेट में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, राइट। इसीलिए तो दोनों एलिमेंट्स का सम टारगेट के बराबर होता है। अप्रोच, किसी भी प्रॉब्लम को देखने के बाद में अगर हम उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन सोचना चाहें तो उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन डायरेक्टली वन रीड में आना may not be possible. It's a good idea to think about a brute force very first attempt, क्योंकि ऑलमोस्ट सॉल्यूशंस ब्रूट फोर्स को ऑप्टिमाइज करके ही निकलते हैं। सो लेट्स सी द ब्रूट फोर्स। यहाँ पर ब्रूट फोर्स का मतलब हम ये कह सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कि एवरी पॉसिबल पेयर ऑफ द एरे वी विल फाइंड आउट एंड चेक द सम ऑफ देम इज इक्वल टू टारगेट और नॉट। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करते हैं जीरोथ इंडेक्स से, कि जीरोथ इंडेक्स के एलिमेंट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं टारगेट में से, और जो एलिमेंट रिमेनिंग है उस रिमेनिंग एलिमेंट को हम रेस्ट ऑफ द एरे के अंदर फाइंड आउट करते हैं। अब हम रेस्ट ऑफ द एरे के अंदर फाइंड आउट करने के अंदर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में देखेंगे। लेकिन फिलहाल हमें रिमेनिंग को रेस्ट ऑफ द एरे में फाइंड आउट करना है। अगर मिल जाता है इट्स वेरी गुड, और नहीं मिलता है तो हम जीरोथ इंडेक्स से आगे बढ़ते हैं। जीरोथ इंडेक्स से आगे बढ़ने के बाद में टू सेकेंड एलिमेंट है जिसको अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 में से, हमारे पास में रिमेनिंग आता है 7। 7 रेस्ट ऑफ द एरे के अंदर फाइंड आउट करते हैं और हमें मिल जाता है। तो यहीं पर अपन जो एलिमेंट 2 है उसका और 7 का इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। 1 एंड 3 इज द आंसर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल सी बात है कि फॉर एवरी नंबर
वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग इन रेस्ट ऑफ द एरे। किसी अनसॉर्टेड एरे के अंदर एलिमेंट को फाइंड आउट करने में हमें लीनियर सर्च एल्गोरिथम काम लेनी होती है, विच इज ऑर्डर ऑफ एन। सो ऑर्डर ऑफ एन चलता है फॉर एवरी एलिमेंट। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए आप ऑर्डर ऑफ एन टाइम गए, सेकेंड एलिमेंट के आप ऑन एन टाइम्स गए, और nth एलिमेंट जो था उसके लिए भी n टाइम्स गए। तो ऐसे करके आप n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर आ जाता है। दिस इज एन n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या कोई ऐसा तरीका है हम सोच सकते हैं कि जिससे हम इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को ऑप्टिमाइज कर सकें? लेट्स थिंक अबाउट इट। आई वुड से stop the video and think about a particular data structure which can really help. Let me give you a hint before you pause the video. One particular data structure which can really help in searching can help you here to find out the couple which adds up to the target. I hope आपने अपनी अप्रोच अपने दिमाग में रखी है। तो चलिए अब बात करते हैं अप्रोच नंबर 2 की, जो कि हैश टेबल को यूज करके अपन कर सकते हैं। क्या होता है, लास्ट अप्रोच के अंदर जो रिमेनिंग एलिमेंट था उसको हम एरे में फाइंड आउट कर रहे थे, उसी को अब अपन हैश टेबल के अंदर डालेंगे, और जब भी रिमेनिंग फाइंड आउट करना होगा हैश टेबल में सर्च करेंगे। उससे क्या होता है, फॉर एवरी एलिमेंट यू हैव टू गो फॉर ए कांस्टेंट टाइम सर्चिंग, इसलिए the time complexity goes to the order of n. Let's see how does it work. Subtract same way the first element from the target and get the remaining. Remaining is 4 here. Search the remaining element in the hash table. It is not present. Now let's go ahead. How does it work? Why we put 5 in the hash table? It's another question, right? Because in future हो सकता है कि 5 किसी एलिमेंट का रिमेनिंग हो। चलिए सेकेंड एलिमेंट को देखते हैं। सेकेंड एलिमेंट का रिमेनिंग अपने पास में अगर देखें तो 7 आता है। 7 हैश टेबल में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए नेक्स्ट एलिमेंट पे चलता है। 11 का रिमेनिंग जो है वो -2 होता है। -2 भी प्रेजेंट नहीं है हैश टेबल के अंदर, इसलिए 11 को भी अपन हैश टेबल में डाल देते हैं। अब अपन देखते हैं 7 का रिमेनिंग है 2 हैश टेबल में है कहाँ है, इंडेक्स नंबर 1 पर है। तो 2 का इंडेक्स और 7 का इंडेक्स 1 and 3 we will return, and this leads to a time complexity of order of n. This leads to the time complexity of order of n. इसी प्रॉब्लम को अगर अपन थोड़ा सा ट्वीक करके सॉल्व करना चाहें तो देखते हैं। I'm giving you a second problem statement, and what you have to do is you simply have to think about this variation, pause the video and think what approach do you go for. सेम प्रॉब्लम में हमने एरे को नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल this, still the same as the first example we have taken the last time. We have to return 2 and 7 index, and in here हमें 4 के लिए -2 1 and 2 को रिटर्न करता है, राइट। चलिए एक बड़ा एग्जांपल लेके इस प्रॉब्लम को और समझते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल आई वांट टू कंपेयर विद आवर लास्ट सॉल्यूशन कि ब्रूट फोर्स काम करेगा। ब्रूट फोर्स हमेशा काम करता है, बट द प्रॉब्लम इज इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है। इंटरव्यूज के अंदर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देना होगा। लेट्स थिंक अबाउट द हैश टेबल सॉल्यूशन वर्क्स।
यस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। हैश टेबल सॉल्यूशन भी काम करेगा, मगर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगी, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगी। लेट्स थिंक, कैन वी स्टिल ऑप्टिमाइज ऑन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? मैं आपको एक हिंट देता हूं, हिंट के बाद में वीडियो पॉज कीजिए और अपना, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूं कि आप अपनी थिंकिंग लेकर आइए कि आप क्या इस प्रॉब्लम के बारे में सोच सकते हैं। सॉर्टेड ऑर्डर कैन रियली हेल्प हियर। क्या हमें अभी भी हैश टेबल यूज करने की जरूरत है? थिंक अबाउट इट। चलिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट और दे देता हूं। क्या होता है कि a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स होता है अगर अपन b को कांस्टेंट रखकर a को इंक्रीज करते हैं, तो x के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? x भी इंक्रीज होगा, राइट? यू आर अ मैथमेटिशियन, कम ऑन। आप सब इंजीनियर्स हैं, आप सब ने मैथ्स लिए है, इतनी बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो आप समझते हैं। लेट्स गो अहेड एंड सी इट एन अनदर वे। अगर अपन a को कांस्टेंट रखकर b को कम कर रहे हैं, उस केस में x के साथ क्या होगा? x कम होगा, राइट? सिंपली द कंक्लूजन इज, पूरी इक्वेशन के अंदर अगर आप एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, छेड़छाड़ का मतलब आप ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं, सेम इफेक्ट टोटल के ऊपर पड़ने वाला है। करेक्ट? तो दिस इज योर हिंट। नाउ कैन यू थिंक अबाउट द सॉल्यूशन? इफ यू कैन थिंक, write down the solution on paper and let's check how does it approach match with this. I hope you have jot down your approach on the paper. Now let's match it. a और b को हम फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट पे इनिशियलाइज कर देते हैं और अब हम इनका सम देखते हैं। सम हमारे पास में 50 चाहिए हमें, लेकिन इनका सम है 62, विच इज लार्जर व्हाट वी नीड। अब इस सम 62 को कम करने के लिए हमें 5 और 15 7 में से किसी एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को कम करना होगा। और वो अपन एरे के अंदर कैसे करेंगे? क्या हम ए को और कम कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि ए एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है, बी सबसे बड़ा एलिमेंट है। क्या इस एलिमेंट को छोटा कर सकते हैं? हाँ, लेफ्ट साइड में मूव करते हैं, 57 की जगह 40 यूज कर सकते हैं, राइट? अब सम, नया सम कितना है? 45। अब सम कम हो गया, तो इस सम को बढ़ाएं कैसे? दोनों में से किसी एक को फिर से कांस्टेंट रखकर दूसरे को बढ़ाते हैं। बढ़ाने के लिए अपने पास 5 है, 5 को अगर बढ़ाते हैं तो ये नेक्स्ट वैल्यू के ऊपर 8 हो जाता है, जो कि नया सम 48 बनाता है। अगेन द सेम थिंग, अगर ये फिर से टारगेट से कम है तो अपन लेफ्ट साइड के अंदर चलते हैं, राइट साइड की तरफ मूव करते हैं। राइट साइड की तरफ मूव करते टाइम पे अपने पास में अब नया सम बनता है 49, जो भी अभी भी कम है। फिर से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं और अपने पास में ये बनता है 51। अब 50 से थोड़ा ज्यादा हो गया, राइट? तो अब कोशिश करते हैं कि इसको कम करने के लिए बी को अपन लेफ्ट साइड के अंदर मूव कर सकते हैं। दैट इज 39, द सम इज इक्वल्स टू 50 एंड दैट्स व्हाट वी वांट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन हियर? 3 and 6, which are the index of 11 and 13. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम हर एक एलिमेंट के ऊपर सिर्फ एक बार जा रहे हैं, दोनों तरफ से हम बीच तक आते हैं, तो n/2 इस तरफ से, n/2 इस तरफ से, एवरेज केस में, which makes order of n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ऑर्डर ऑफ 1 रहती है। द रीजन इज हम कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज नहीं करते। ऑक्सिलरी स्पेस का मतलब होता है कि आपको प्रोग्राम के अंदर जो भी स्पेस दिया हुआ है, स्पेस का मतलब एरे या वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनके अलावा आप किसी भी एडिशनल स्पेस को नहीं बना रहे। मतलब अगर अपन कोई नया हैश टेबल बनाते या नया एरे बनाते ऑर्डर ऑफ एन के अंदर, तब अपन कह सकते थे कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस की। या फिर ये भी हो सकता है बहुत बार कि रिकर्जन के अंदर अपन जो स्टैक का स्पेस होता है वो भी काउंट किया जाता है। तो इसी बेस पे अपन ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कह रहे हैं, विच इज
the complete thing. I hope you like the solution and the way how I explain. But if you have some uh, feedback, so please do comment. And if you really like this, do subscribe the channel, hit the like button, and share among your friends. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नए प्रॉब्लम डिस्कशन में.